and welcome to my video. This is the second video of chapter 2, Force and Laws of Motion. In the previous video, we have discussed about the inertia and other points. And in this video, we are going to discuss some points. And the first point is inertia and mass. तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनर्शिया होता क्या है या कैसे रिलेटेड है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इनर्शिया जो होता है वो किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो अपोज करता है चेंज इन इट्स पोजीशन, यानी अपनी पोजीशन में चेंज को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, इनर्शिया जो है मास से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। जितना ज़्यादा बॉडी का या ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। इसको समझाने के लिए हमने लिखा हुआ है द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। अ लार्ज मास सच एज अ ट्रेन इंडिकेटिंग अ लार्ज इनर्शिया एंड अ कॉइन इंडिकेट्स स्मॉल इनर्शिया। जैसे कि एक ट्रेन होती है, उसका मास ज़्यादा है, कंपेयर करें अगर एक कॉइन से, तो मास ज़्यादा होने से इनर्शिया ज़्यादा होगा और मास कम होने से उसका इनर्शिया कम होगा। तो यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इनर्शिया है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो मैथमेटिकली हमने बॉटम में लिखा हुआ है। और इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनर्शिया इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी कि मास के थ्रू आप जो है इनर्शिया का पता लगा सकते हो। And now we have Newton's second law of motion. So this law states that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and the change takes place in the direction of the applied force. वो कहते हैं कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है टाइम के साथ, तो उस मोमेंटम का जो रेट है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज़ कीजिए इनिशियल कंडीशन में किसी बॉडी का जो मोमेंटम है उसको हम बोलते हैं P1 और इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसका मोमेंटम हो जाएगा mu, और फाइनल वेलोसिटी अगर v है तो उसका मोमेंटम हो जाएगा P2 दैट इज इक्वल टू mv। देन चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा P2 नेगेटिव P1। P2 का वैल्यू है mv एंड P1 का वैल्यू है mu। सो आप m को कॉमन लेके लिख सकते हो है m ब्रैकेट v नेगेटिव u। और जैसा कि न्यूटन सेकेंड लॉ है तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू P2 नेगेटिव P1 ओवर T। बिकॉज जब भी हम रेट बोलते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में टाइम को रखना होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पे अपने को एक कांस्टेंट मिलेगा दैट इज़ K। इफ़ वैल्यू ऑफ K इज़ 1 देन F इक्वल्स टू M V नेगेटिव U अपॉन T। ठीक है। अब मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन होती है दैट इज़ V नेगेटिव U इक्वल्स टू AT, उसी को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं V नेगेटिव U ओवर T इक्वल्स टू A। अब जो वैल्यू आपका F इक्वल्स टू M V नेगेटिव U ओवर T में है उसको रिप्लेस कर देंगे, देन वी विल हैव F इक्वल्स टू MA। सो यहाँ से अपने को एक चीज़ मिल गया कि जो फोर्स है किसी बॉडी पे अप्लाइड वो मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है जो नीचे लिखा हुआ है। सो नाउ वी हैव इम्पल्स। इम्पल्स को समझने के लिए अपने पास 3 पॉइंट हैं और इन 3 पॉइंट के थ्रू आप इजीली इम्पल्स को समझ सकते हैं। देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम फोर्स को मेजर करना चाहते हैं लेकिन टाइम कम होता है, और ऐसा हो सकता है कि टाइम अपने पास इनफ हो लेकिन हम जो है फोर्स जो है उसको मेजर नहीं कर पाएंगे बिकॉज फोर्स जो है वेरिएबल हो सकता है। तो आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, द फोर्स मे बी वेरिएबल एंड मे एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि आपका जो फोर्स है वो वेरिएबल हो सकता है और एक शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट कर सकता है। सेकंड पॉइंट है द फोर्स में बी कांस्टेंट बट मे एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि फोर्स कांस्टेंट हो सकता है और एक शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट कर सकता है। और थर्ड पॉइंट है द फोर्स में बी वेरिएबल बट मे एक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि फोर्स तो आपका वेरिएबल है लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए एक्ट कर रहा है। तो इन तीनों ही कंडीशन में आप जो है फोर्स को और टाइम को मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ कि ऐसी कंडीशन में जब हम ना तो फोर्स को मेजर कर पाएं, या तो ऐसी कंडीशन में बेटर है कि हम जो फोर्स है उसके नेट इम्पैक्ट को देखें कि उसका बॉडी पे नेट इम्पैक्ट क्या हुआ है। तो यहाँ से बनता है अपना इम्पल्स का डेफिनेशन जो कहता है द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स और कैन से टोटल एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड
इम्पल्स। अगर मैथमेटिकली मैं इसको समझाना चाहूँ तो मैथमेटिकली मैं कह सकता हूँ इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, और टाइम वो रहेगा जब तक कि आपका फोर्स एक्ट करेगा। So here we have Newton's third law of motion. So this law states that whenever one object exerts a force on a second object, the second body exerts an equal and opposite force on the first object. तो न्यूटन कहते हैं कि अगर आपके पास कोई दो बॉडी है, जिसको पहली को हमने बोला फर्स्ट बॉडी, दूसरी को बोला हमने सेकंड बॉडी। अगर फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करती है, लेट्स से F1, तो जो दूसरी बॉडी होगी वो भी फर्स्ट बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, लेट्स से F2, और ये दोनों फोर्स F1 एंड F2 इस तरह से होंगे कि वो जो आपका फोर्स F2 है वो F1 की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो फर्स्ट बॉडी सेकंड के ऊपर अप्लाई करती है फोर्स, उसको हम बोलेंगे एक्शन फोर्स, और उसके आंसर में जो सेकंड बॉडी फर्स्ट पे अप्लाई करेगी उसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। या न्यूटन के इस लॉ को हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट नो आइसोलेटेड फोर्स, यानी कि फोर्स हमेशा जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एंड दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये लॉ कहता है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल लीनियर मोमेंटा ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ हो और उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्ट ना कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो सारे पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम है वो आपका कंजर्व रहता है, या कह लो कि कांस्टेंट रहता है। इसको अदर वर्ड में हम ये कह सकते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यानी कि अगर पार्टिकल्स के डिफरेंट आपके मोमेंटम हो P1, P2, P3, P4, तो उनका अगर मैं एल्जेब्राइक सम कर दूं P1 प्लस P2 प्लस P3 सो ऑन, तो वो मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा। सो नाउ वी हैव न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल में बोला है कि कोई ऑटोमोबाइल है जिसका जो मास है दैट इज़ 500 kg। इसमें आगे बोला है व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बोलता है कि कोई 500 kg मास वाला ऑटोमोबाइल है, उसको रोकने के लिए जो है आपने एक्सेलरेशन दिया है, नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट इज़ 1.7, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। अपने को मास गिवन है तो मास का वैल्यू हो गया 500 kg, नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ए का वैल्यू। अब न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है F इक्वल्स टू एम ए, तो आप एम एंड ए का वैल्यू प्लेस करोगे देन यू विल गेट नेगेटिव 2550 न्यूटन। और ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जिस डायरेक्शन में मोशन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। सो हियर इज आवर सेकेंड न्यूमेरिकल। इसमें बोलता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. तो m का वैल्यू गिवन है 100 kg, u का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, v का वैल्यू आपको मिल गया 8 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज जो इनिशियल स्टेज में वेलोसिटी था दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, और चेंज होके आपका जो है 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। टाइम का वैल्यू आपको गिवन है 6 सेकेंड, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा आपका mu, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे 100 इंटू 5 दैट इज़ 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा आपका mv, तो 100 इंटू 8 इक्वल्स 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब फोर्स बोला है तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लिख सकते हैं P2 नेगेटिव P1 ओवर T। सो P2 का वैल्यू है 800, P1 का वैल्यू है 500, सो हमारा हो जाएगा 800 नेगेटिव 500 ओवर 6, बिकॉज टाइम 6 सेकेंड है। आप कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 50 न्यूटन्स, दैट मीन्स वहाँ पे 50 न्यूटन्स का फोर्स होगा। और ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, इफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी
and mass of the body is 5.5 kg, then calculate acceleration in the body. ठीक है, तो कोई बॉडी है 50 न्यूटन का, उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है और उसके अंदर जो मास है दैट इज़ 5.5 kg, तो आपको एक्सेलरेशन दैट मीन्स ए का वैल्यू जो है कैलकुलेट करना है.